जब हम देख रहे थे तो वहां तय किए थे कि संज्ञा के 5 भेद हैं। जब आप संज्ञा से किसी एक संज्ञा का बोध कराते हैं तो आप कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा नदी आप कहते हैं। फिर आप हिमालय की बात करते हैं या किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, प्रतापगढ़ कहते हैं, उत्तर प्रदेश कहते हैं, भारत कहते हैं। और जैसे ही इसको आप एक पूरा ग्रुप में डाल देते हैं, जब आप गाय कह देते हैं, नदी कह देते हैं, पर्वत कह देते हैं, जिला कह देते हैं, जनपद कह देते हैं, देश कह देते हैं, तो वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में व्यक्त होता है। हर्ष, क्रोध, घृणा, ये सब जो भाव हमारे हैं तो ये भाववाचक संज्ञा में जाते हैं। और जब यही जो समूह है आपका कृत्रिम हो जाता है, मनुष्य द्वारा बनाया हुआ हो जाता है, तो आप उसको समूहवाचक संज्ञा कह देते हैं। भीड़, सेना, पुलिस, धरना, प्रदर्शन, ये रैली। और जब आप पदार्थ द्रव्य की बात करते हैं, मैटर की बात करते हैं, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। सोना, चांदी, पानी, दूध, दही, ये सब। और इसको हम पुल्लिंग में व्यक्त करते हैं ज्यादातर को। फिर हम लोग सर्वनाम पे आए। संज्ञा का आपने 5 भेद बताया था। जब सर्वनाम का भेद तय हुआ तो आपने 6 बताए, जिसमें आपने एक बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम। जब वक्ता है या लेखक है तो उसको आपने उत्तम पुरुष से डिनोट किया था, और जो श्रोता या पाठक है तो उसको आपने मध्यम पुरुष कहा था। आप तू भी कहते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में सम्मान देने के लिए उसको आप कह देते हैं या बहुवचन में प्रयोग करते हैं। और जब अन्य पुरुष की बात करते हैं, वह, वे, तो इसका मतलब ये हो गया कि अन्य पुरुष में चला गया। एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसपे हम लोग लगातार ध्यान बनाए हुए हैं, निजवाचक सर्वनाम। यह उस यू से भिन्न है, ये माई सेल्फ है। स्वयं के लिए कहा जाता है कि ठीक है, मैं अपने आप ही चला जा रहा हूं, तो यह आप यू नहीं है, ये मेरे लिए है, स्वयं के लिए है। इसको बार बार वो पूछ रहा है। फिर आपने एक तय किया था कि निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें आप निश्चित रूप से कहते हैं यह। और दूसरा आपने निश्चय कहा था, जिसमें आपने कुछ की बात की थी, कुछ लोग मेरे घर आए हैं। फिर एक आपने संबंधवाचक सर्वनाम की बात कही थी कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और एक प्रश्नवाचक में आपने प्रश्न किया था, कौन आया है, इस टाइप का, या क्या खाओगे। फिर जब सर्वनाम से हम लोग आगे बढ़े तो विशेषण पे आए थे, और यही तय किए थे कि जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में कुछ बताने वाला पद है वह विशेषण है। विशेषण भी हम लोगों ने 4 प्रकार का तय किया था मुख्यतः। एक पहला जो तय किया था वो गुणवाचक, जिसमें आपने रंग बताया, सफेद है, काला है, रूप बताया, आकार बताया, तिकोना है, चौकोर है, ऊंचा है, नीचा है, गड्ढा है, इस टाइप की चीजें जो गुणवाचक संज्ञा में थी। जब आपने संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताई थी, एक आदमी, कितने आदमी थे, एक आदमी थे, 2 आदमी थे, तो संख्यावाचक। और जैसे ही आपने तौलने की बात कह दी, नापने की बात कह दी, 1 मीटर कपड़ा और 1 किलो चीनी, तो आप उसको परिमाणवाचक में, दोनों को आपने 2 भागों में बांटा था, निश्चय में और अनिश्चय में। जब आप निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, कुछ आदमी आए थे मेरे घर, तो नहीं क्लियर है कितना आप बता रहे हैं। और जब आप कहे कि कुछ ग्राम इलायची दे दीजिए, तो नहीं निश्चित कर रहे हैं। और जब आप निश्चित कर दे रहे हैं कि 1 आदमी आए थे या 25 ग्राम इलायची दे दीजिए, तो वो निश्चित में चला जाता है। इसी प्रकार से फिर हम लोगों ने निश्चित संख्यावाचक को 4-5 पॉइंट में और देखा था। वो बहुत हमारे विषय का नहीं है। क्रमवाचक, समूहवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, जिसमें तीसरा चौथा इस टाइप की बात कर रहे थे। विशेषण के बाद हम लोग आए थे क्रिया पर। वाक्य में जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वो क्रिया है। क्रिया को आपने मुख्यतः 2 भाग में बांटा था, अकर्मक, सकर्मक। जब क्रिया का प्रभाव, क्रिया होती तो कर्ता के द्वारा है, कर्ता को क्रिया को संपन्न कराने वाला तो मुख्यतः कर्ता है। लेकिन जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर ना पड़ करके कहीं अन्य जगह पड़ रहा हो तो उसको अकर्मक क्रिया कह देते हैं। जैसे वह हंसता है, वह हंसता है, तो हंसने का प्रभाव सीधे उसी पर पड़ गया, राम हंसता है। लेकिन राम आम खाता है, तो खाने की जो क्रिया है उसका प्रभाव, उसका जो फल है वो सीधे आम पर जाकर के पड़ रहा है, राम पर नहीं पड़ रहा है। भले क्रिया का संपन्न कराने वाला कर्ता राम ही क्यों ना हो।
तो सकर्मक कर्म। फिर हम लोगों ने एक दो और ऐसे देख लिया था, प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी से करे, वह उसको पिटवाया, खुद नहीं पीटा, पिटवाया। गुरुजी ने बच्चों को पाठ रटवाया, तो गुरुजी खुद नहीं रटे, बच्चों को रटवाए। तो जब कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी अन्य को प्रेरित करता है उस क्रिया को करने के लिए, तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। फिर आपने एक पूर्वकालिक क्रिया कहा था कि वह चलते चलते गिर पड़ा, तो गिरना और चलना दो क्रिया हो रही। जो पहली वाली क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया है। पहली क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती। पढ़ते पढ़ते सो गया, तो पढ़ते पढ़ते पूर्वकालिक क्रिया हो गई। फिर आपने संयुक्त क्रिया की बात की थी, हंस देना, चल देना, इस टाइप का जो है संयुक्त क्रिया। सहायक क्रिया अब आप जानते हैं, वही आपका है वह जाता है, तो जाता के साथ आपने है लगाया है। एक और था कोई, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया। जब आप किसी संज्ञा का ही प्रयोग कर देते हैं क्रिया के लिए, उसने उसकी संपत्ति हथिया ली, तो हाथ तो आपका संज्ञा है, लेकिन आपने उसको क्रिया की तरह प्रयोग किया, हथिया ली, तो यह नाम आती है। फिर हम लोग आए थे, जब ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण कर लिए, तो हम लोग वचन पे आए। हिंदी भाषा में वचन का मतलब है संख्या से। जब आप बताते हैं एक की संख्या या एक से अधिक की संख्या, एक की संख्या है तो एक वचन, एक से अधिक की संख्या है तो बहुवचन। लिंग निर्धारण किए थे कि जितने भी ये वस्तुएं हैं, ये हैं, इनका एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग रूप है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का निर्धारण किए थे। तो लिंग हो गया, वचन हो गया, और कल हम लोग कारक की तुलना कर रहे थे कि यद्यप कारक का अपना कोई बहुत महत्व नहीं है वाक्य के बाहर, लेकिन वाक्य में जब ये प्रयोग होते हैं तो न केवल वाक्य को स्पष्ट करते हैं, और जो सबसे इनका प्रमुख कारण है, वाक्य के अर्थ में एकदम निश्चितता ला देते हैं। जैसे आपने कल लिखा था राम रावण मारा, तो समझ में नहीं आ रहा था कि रावण ने मारा है कि राम ने मारा है। अब इसकी अर्थ की निश्चितता तय कर रहे हैं ये कारक ही। जैसे आप स्वरों को जब लाते हैं शब्दों के साथ तो उनके मात्रा के साथ तय करते हैं, उसी प्रकार कारक अपनी विभक्तियों के साथ वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। जिसमें आपने कर्ता कारक देखा था, जिसके लिए आपने ने का प्रयोग किया था। फिर आपने कर्म कारक देखा था, जिसमें आपने को का प्रयोग किया था। एक करण कारक देखा था, जिसमें आपने से का प्रयोग किया था। यद्यपि करण कारक और अपादान दोनों में से का प्रयोग होता है, लेकिन करण में चाकू से और उसमें छत से। हां, तो ये अलगाव का प्रतीक है, इससे को हमको देखना है। संप्रदान में वजह क्या थी? वजह जिसमें सीता के लिए जाकर के, और अधिकरण में आप स्थान की बात करते हैं, लंका में जाकर के मारा था। तो ये आपके कारक हो गए। कारक के बाद हम लोगों का एक बचा था काल। काल पे ही हम लोगों को आज बात करनी थी। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, काल करने के बाद हम लोग वाच्य कर लेंगे, वाच्य के बाद अव्यय कर लेंगे, और फिर यहीं रोकेंगे, और फिर हम वहीं शुरू से चलेंगे, और जितना कंफ्यूजन, डाउट, और इसी समय रटने वाला कार्यक्रम आरंभ कर दिया जाए वहीं से। हाँ, वो सर बहुत बड़ा हमारा एक है सेक्शन शब्द वाला, जिसमें रटने का ही काम है, रटने का ही काम है। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि थोड़ा थोड़ा हम लोग निर्धारित कर ले, उसको भेज दिया करें 11-12 बजे, उसी समय बच्चों को वहां लिखवा दीजिए, अपने हाथ से लिख दीजिए, बस काम हो गया। स्कूल में बच्चे भी लिख लेंगे, आप लिख देंगे। एक बार हाथ से आपने लिख दिया तो फिर तो वो सवाल सही हो गया आपका। लिख देना है, एक बार लिख दिए, वर्तनी का भी काम हो जाएगा, और वो फिर आपको रटना उतना नहीं है। आप क्यों रटेंगे? आपका तो सब तैयार ही है। नहीं, अरे बस आप एक दो बार जब देख, नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सर। अच्छा, आपको अब मैं कहीं मिल जाऊंगा तो आप मुझे नहीं पहचानेंगे? नहीं सर, कई बार देखना है सर, कई बार देखना है। अभी तो शायद 7 या 8 हुआ है टेस्ट, जब 50 हो जाएगा तो आपको सब वही दिख।
आप विश्वास मानिए 20-25 के बाद आपके टेस्ट में सब पेपर लगभग लगभग 4-6-8 प्रश्न रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। कितना बड़ा इस है रिपीट। अभी आपको सब नया नया लग रहा है। जब किसी के घर पहले बार जाते हैं तो थोड़ा सा पता लगता है, 4-6 बार गए तो सब ठीक है। तो थोड़ा से 15 होने दीजिए। कल तो मैथ्स है ना जी, बस ठीक है, इसी में लिखिए थोड़ा। इसी के साथ एक और निपटा दे, ये चरण खत्म हो जाए परसों ईवीएस। अब इसके बाद 90-90 वाला स्लैब लेके चलें। चलिए एक दिन बात कर दीजिएगा, एक दिन बात कर दीजिए। इसके बाद ये 30 वाले स्लैब से हम मुक्त हो जाएं, 90 वाले स्लैब पे आ जाएं। 90 आपको मतलब सही चीज बताएगा, 30 अलग है, 150 अलग है। हाँ उसी में से आएगा जो पेपर में आता है। अभी कोई सिलेबस नहीं है, क्या करे बताइए। जो कहिए उसी पैटर्न पर काम कर दे। क्या होगा क्या नहीं होगा सब कुछ अभी तो सीटेट वालों ने नहीं दिया। देखिए बदमाशी, जबकि बहुत उम्मीद थी पिछले हफ्ते में, मतलब जो संडे बीता है कल तक में आ जाएगा, नहीं दिया। सर निश्चित रहिए, एक बार इनको सिलेबस देने दीजिए, चीजें बाहर नहीं जाएंगी। 10-15 फुल टेस्ट जो होगा सब उसी में से आएगा, सब उसी में से आएगा। काल, हाँ क्रिया लिखिए, कोई बात नहीं है। काल, टेंस, काल, क्रिया, हाँ जी एक लाइन लिख लीजिए बस। क्रिया के जिस रूपांतर से उसके होने का समय, उसके होने का समय ऑब्लिक, या अथवा जो भी आप करना चाहें, ऑब्लिक क्रिया के होने का समय अथवा क्रिया की पूर्णता ऑब्लिक अपूर्णता का बोध हो, काल कहलाता है। जैसे किसी से आपने कहा ना कि उसने कहा कि ठीक है मिलते हैं, तो स्थान बताइए और समय बताइए। तो समय और अवस्था, इसी दो का, क्रिया के समय का और क्रिया की अवस्था का बोध कराएगा काल। एक लाइन ये नीचे लिख दीजिए, फिर हाँ लिख दीजिए नीचे एक लाइन और, हाँ नोट ही लगा दीजिए या नोट ही नोट। क्रिया का समय ऑब्लिक अवस्था, क्रिया का समय ऑब्लिक अवस्था का बोध। आप खुद भी तो बताते हैं, इतने बजे इस जगह, तो टाइम बताइए और जगह बताइए। तो क्रिया किस समय होगी, वो जो लेन देन होना है किस समय। अब नीचे लिखें, क्रिया के सॉरी नीचे लिखे, काल के 3 भेद हैं जी, 3 भेद हैं। तीनों का नाम आप जानते हैं। वर्तमान काल, 1 2 3 करके कर दीजिए। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। भूतकाल, भविष्य।
एक एक में उठा करके एक एक दो दो लाइन लिख लेते हैं, पूछते नहीं हमसे, लेकिन फिर भी वाक्य प्रयोग में एक एक सवाल ये हमको देंगे वाक्य शुद्धि का, तो कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। काम तो निकल जाता है लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है। एक लाइन लिख दें, वर्तमान काल। जी, क्रिया के होने निरंतरता का बोध हो, क्रिया के होने की निरंतरता का बोध होता है। वर्तमान समय में, वर्तमान समय में मतलब क्रिया आपकी चल रही है, ये इसका बोध ये करा देता है वर्तमान काल। अब जी, एक इसी में अगली लाइन लिख दें, वर्तमान काल के 5 भेद हैं, वर्तमान काल के 5 भेद हैं। एक तो सामान्य वर्तमान लिख दें, सामान्य वर्तमान, इसी के आगे हम एक एक कभी लाइन लिखवा देते हैं, पहले आप पांचों लिख लीजिए, फिर एक एक तो सबका एक एक उदाहरण भी लिखिए, उदाहरण लिखवाते चले, एक बार आप लिख लीजिए तो ज्यादा आपको क्लियर। ठीक है, आप लिखते चलिए, सामान्य वर्तमान लिख लीजिए, लिख लीजिए, एक ठो लिख लीजिए बस। हवा चलती है, जितना इस टाइप का है, वह पढ़ता है, वह सोता है, वह सब, ये सब वर्तमान के सामान्य हैं। वर्तमान काल में क्रिया कहा है सामान्य वर्तमान। दूसरा है इसमें अपूर्ण वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान का एक नाम और है जो एक बार परीक्षा में हमसे पूछ लिए, वो अपूर्ण का एक नाम और है तात्कालिक वर्तमान। अपूर्ण का एक नाम और है उसमें आपने कहा था पढ़ता है, इसमें पढ़ रहा है। नहीं नहीं, तो सामान्य में है, अब इसमें चल रही है, जिसमें पूछे हैं लिख लीजिए। पत्र भेजा जा रहा है, पत्र प्रेषित किया जा रहा है, यही वो पूछे थे हमसे। एक ही चीज है, एक ही चीज है। पत्र भेजा जा रहा है, जहां मारो लगा वही तो है। इसको अभी भेजा जा रहा है मतलब भेजा जा चुका है नहीं कह रहे, भेजा जा रहा है, पता नहीं भेजा गया है कि बस प्रोसेस में है अभी। हाँ जी, वही है कॉन्टिन्यूअस इज एम आर आपका। अब तीसरा लिखिए पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान, इसमें तो पूर्ण हो जाएगा। पत्र भेजा जा चुका है या भेजा गया है, बता दिया कि हाँ भाई पत्र अब चला गया, अब आप रिसीव करिएगा। चौथा है संदिग्ध वर्तमान। इसमें थोड़ा सा संशय रहता है कि क्रिया इस समय हो रही है कि नहीं हो रही, क्या स्थिति है। गाड़ी आती होगी, पत्र आता होगा। हाँ, थोड़ा सा आप कंफर्म नहीं है,
नहीं नहीं, आती होगी। हाँ, वर्तमान, वर्तमान में ही संदेह की स्थिति है कि क्या, संदिग्ध वर्तमान यही है, संशय, हाँ, संदेह की स्थिति। और एक है संभाव्य वर्तमान, पांचवा, संभाव्य, संभावित। वह आया हो, या आप इसी को लिख दीजिए, पत्र आया हो। जी, संभावित है, संभावना है, संभाव्य वर्तमान का ये उदाहरण ना है। हो, भाषा है, हम लोग कई दफे तो प्रयोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो व्याकरण का नियम कहता है वो ये कहता है। अगला लिखे, भूतकाल। इसमें कार्य समाप्ति का बोध होता है। भूतकाल में कार्य समाप्ति का बोध होता है, क्रिया के उस रूप से जिसमें कार्य समाप्ति का बोध हो। इसमें 6 प्रकार है, नहीं भविष्य में 3 ही है, इसमें इसमें 6 है, भूत में 6 है, भूत में 6। पहला वही है सामान्य भूत, हाँ, जो आसपास रहते हैं। इसमें भूतकाल में क्रिया हुई रहती है, लेकिन क्रिया के समय का बोध नहीं होता। लिख लीजिए, क्रिया के, भूतकाल की क्रिया के समय का बोध नहीं होता। भूत, हाँ, भूतकाल की क्रिया के समय का बोध नहीं होता। पानी गिरा, पानी जम के गिरा, भूतकाल में क्रिया के समय का बोध नहीं, पानी जम के गिरा, लेकिन अब आप बता नहीं पाएंगे 12 बजे गिरा कि 1 बजे गिरा, गिरा है, बस इतना बता रहे हैं। हाँ, हो चुकी क्रिया संपन्न हो गई, पानी गिरा है जम के, समय का बोध नहीं हो रहा है। भूतकाल में क्रिया हुई है, वह अभी 1 घंटे पहले हुई कि 5 घंटे पहले हुई है, ये नहीं क्लियर। जम के गिरा या पानी गिरा, वह आया। अब दूसरा लिखिए, आसन्न भूत। आसन्न भूत, आसन्न भूत, जी जी। अरे ये टेट अपने आप में आसन्न भूत है। ना ना, आसन्न, जिसके उसमें आप क्रिया भूतकाल में कर चुके थे, समय नहीं जान पाए थे। इसमें आप यह जरूर जान जाएंगे कि अभी कुछ ही देर पहले क्रिया समाप्त हुई है, निकट भविष्य भूत में ही क्रिया समाप्त हुई है, बहुत मतलब बहुत देर नहीं हुआ, 4-6 दिन नहीं हुआ है। लिख ले,
इसमें एक लाइन लिख लें, निकट भूत में ही हाँ कार्य समाप्त हो गया है। निकट भूत अभी मतलब थोड़ी देर पहले कार्य समाप्त हो गया है। कार्य समाप्त हो गया है। उसने दवा खाई। उसने दवा खाई और मजा लेना है तो है भी लगा दीजिए, लगा दीजिए, लगा दीजिए। उसने दवा खाई है, लिखिए, लिखिए है, यही तो हिंदी है देखते ही आपके दिमाग में आएगा ना भूत तो नहीं हो सकता, लेकिन है भूत ये। आपने पूछा कि क्या पिताजी पिताजी दवा खाए, हाँ उन्होंने दवा खाई है, खाई है, तो अभी तो खाए हैं थोड़ी देर पहले, खाई है, यही तो भाषा है। एक और, वह चल चुका है। हम्म। अब लिखिए पूर्ण भूत। उसमें क्या पहले अपूर्ण लिखे थे, पूर्ण उस वाले में, वर्तमान इसमें भी अपूर्ण पहले लिखे थे, तो यही लिखे अपूर्ण भूत। हाँ, भूतकाल में क्रिया हो रही है। भूतकाल में क्रिया हो रही है। नौकर आ रहा था। आ जाता था। भूत। चौथा पूर्ण भूत। क्रिया की समाप्ति, हुए काफी समय बीत चुका होता है इसमें। क्रिया की समाप्ति हुए काफी समय बीत चुका है, इसमें जो है, उसमें आसन्न में तो अभी अभी हुआ था, इसमें काफी समय बीत चुका है। उसने लड्डू खाया था। उसने लड्डू खाया था। अगला है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत, जैसे आप संदेह में थे, यहां भी संदेह में रहेंगे। भूतकाल में, जी जी एक लाइन बस लिख दीजिए, भूतकाल में क्रिया समाप्त हुई है या नहीं। क्रिया समाप्त हुई है या नहीं, स्पष्टता नहीं है, मतलब स्पष्ट नहीं, डैश देके स्पष्ट नहीं।
उसने लड्डू खाया होगा। उसने लड्डू खाया होगा। बहुत क्लियर नहीं, बहुत मन दबा के कह रहे हैं। उसने लड्डू खाया होगा। 5 हो गए ना। एक इसका अलग है, हेतु हेतु जी, हेतु हेतु मद भूत। मत या मद जो भी लिखना चाहें। हेतु हेतु मद भूत। काल, मतलब काल भी लिख दीजिएगा, केवल भूत ही नहीं। हाँ, इसमें भूतकाल में क्रिया होने वाली थी। इसमें लिख लीजिए, भूतकाल में जो क्रिया होने वाली थी, भूतकाल में जो क्रिया होनी थी, किसी वजह से नहीं हुई, किन्हीं कारण से नहीं हुई, किसी वजह से नहीं हो पाई, नहीं हुई। कारण से नहीं हो पाई जी। हाँ, नहीं हुई। वह आता तो मैं जाता। हाँ, उदाहरण। तुम तबला बजाते तो हम गाते, तुम गाते तो हम नाचते। अब तुम ही नहीं किए तो हम क्या करें, हमारी गलती नहीं है। तो मैं जाता, तो मैं गाता। नहीं, तबला भी नाचिए, नहीं तबला गाइए। अरे नहीं पूछता है, नहीं पूछता। एक आध सवाल टेस्ट वेस्ट में आएगा, उसी से सब हो जाएगा। एक और लिख दीजिए, भविष्य, भविष्य काल। हाँ, तीसरा भविष्य। अब क्रिया भविष्य में होगी तो क्लियर ही है। इसका 3 रूप है, इसका 3 ही है। हाँ, सामान्य, नहीं जाने दीजिए, भविष्य में के बारे में हम आप क्या जानते हैं। सामान्य भविष्य, बस नहीं, एसी ठंडा हो जाएगा। आप थोड़ा सा अगवा बैठ जाइए तो ये हवा यहां से आएगी दरवाजे से। नहीं उनका, हाँ हाँ, नहीं नहीं, यही एक झौस चल जाए तो सब सही हो जाए। मैं कुछ करता हूं, इसका एसी का टेम्परेचर कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वही ऐसे खोल दीजिए दरवाजा। नहीं, ऐसे नहीं, खड़े होना पड़ेगा, वैसे नहीं खुलेगा। हाथ बचाइएगा, हाथ दबा देगा वो। हाथ दबा देगा तो काट देगा पूरा हाथ। खड़े हो जाइए। नहीं नहीं काटेंगे मच्छर, बात हो गई। लिखिए, एक लाइन लिखिए, सही हो जाएगा अभी। अरे हम ना बताए होते टेस्ट का तो ना होता वातावरण गर्म। सामान्य भविष्य में, सामान्य भविष्य में क्रिया भविष्य में संपन्न होने वाली, सामान्य भविष्य में क्रिया सामान्यता भविष्य में होने वाली है। मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा।
दूसरा वाला संभाव्य में, जैसे वो संदिग्ध था वैसे ये भी है संभाव्य। जी, दूसरा संभाव्य। हाँ, भविष्य में होने वाली क्रिया की संभावना, भविष्य में होने वाली क्रिया की संभावना का बोध। क्रिया के होने की संभावना का बोध। जी, बहुत दूर नहीं कि 30 जनवरी को परीक्षा शायद होगी, ये नहीं, शायद मां कल आ जाए का बोध हो, शायद कल मां आ जाए या वापस आ जाए। हाँ जी, शायद मां, संभवतः मां कल वापस आ जाए, लौट आए, जो भी है। एक इसमें और डाल दीजिए, छत्तीसगढ़ वालों ने पूछा था वही डाल दीजिए, वह विजयी होगा। और तीसरा है हेतु हेतु मद भविष्य, जो भूत का था वही भविष्य में, हेतु हेतु मद। उसमें आपने कहा था अगर तब गाता तो मैं नाच गाता, इसमें अगर वह करेगा तो मैं, इसमें भविष्य में वही बात होगी। हाँ, भविष्य में होने वाली, हाँ, भविष्य में होने वाली एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना, भविष्य में होने वाली क्रिया, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना। जो कमाएगा सो खाएगा। दूसरी क्रिया पर निर्भर होना, उसमें आप भूतकाल में बात किए थे, इसमें भविष्य काल में बात करेंगे। हाँ, हाँ, जो पढ़ेगा सो पास होगा। पन्ना बदल दीजिए, वाच्य लिख दीजिए, वाच्य। वाच्य, खाएगा तो सोएगा क्या, इसमें कौन निर्भर, बिना खाए भी सोएगा। एक क्रिया दूसरे पर निर्भर रहे, खाए भी सो लेगा। वाच्य। एक सवाल पूछते हैं वाच्य से, और सीटेट वाले तो दो ही पूछते हैं, कभी कभी तीन पूछ लेते हैं। यूपी टेट वाले कभी कभी छोड़ ही दे रहे हैं, कर्मक सकर्मक करके छोड़ दे रहे हैं, कभी कभी एक पूछ लेते हैं, सीटेट वाले जरूर पूछते हैं। वाच्य, वाइस जिसको आप कहते हैं, इसका एक नाम और है वाच्य का, प्रयोग। वाच्य को प्रयोग भी कहते हैं, संस्कृत में शायद वो सर लोग आपको उसी में पढ़ाएंगे, प्रयोग में ही, वाच्य। लिखे, नहीं नहीं, गायब नहीं, अवतार हो गया है, आ गए हैं। नहीं, कल थोड़ा सा ज्यादा साइंस की वजह से नहीं हो पाया, कल भी वो चाहते थे, लेकिन आज क्लास रहेगी अभी। इसके बाद उन्हीं लोगों की है, संस्कृत यहां, इंग्लिश वहां। लिखे, वाच्य। क्रिया के, क्रिया के जिस रूप से
उसके उसके प्रधान अथवा कर्म प्रधान अथवा भाव प्रधान होने का बोध हो, वाच्य कहलाता है। जो क्रिया हो रही है उसमें मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है? कर्ता निभा रहा है, कर्म निभा रहा है, या भाव निभा रहा है? अगर कर्ता निभा रहा है तो वो कर्तृवाच्य होगा, कर्म निभा रहा है तो कर्मवाच्य होगा, और कर्ता कर्म नहीं निभा रहे हैं तो भाववाच्य होगा। एक लाइन इसमें और लिख दे, नोट लगा के चाहे लिख दे, या नोटी नोट, एक लाइन और। क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से ये पता चले कि यह पता चले कि वाक्य में वाक्य सेंटेंस वाक्य में क्रिया के होने का मुख्य विषय क्रिया के होने का मुख्य विषय कर्ता है अथवा कर्म है अथवा क्रिया का भाव है कॉमा वाच्य आता है। वाच्य के तीन भेद हैं। कर्तृवाच्य, जी, कर्मवाच्य, जी, जिसे कर्ता लिखते हैं वैसे लिख दी, और तीसरा है भाववाच्य। तीसरा है भाववाच्य। एक एक लाइन तीनों में लिख लेते हैं। कर्तृवाच्य, क्रिया के रूपांतर में की प्रधानता होती है। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन होगी, कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग होगी। एकदम डिसाइड है। अगर हिरण की जगह गाय होती तो दौड़ती हो, बहुवचन होता तो दौड़ते हो जाता। यानी पूरी क्रिया का निर्धारण कर्ता डिसाइड करेगा। यह सवाल पूछा है हमारे यहां टेट में भी।
अब देखिएगा, 4 गाय 2 भैंस, अब समझ में नहीं आता कि, और 3 बैल, अब किसके साथ जाएं हम? बैल के जाएं कि भैंस के साथ कि गाय के साथ? चारा खाते हैं, पानी पीते हैं, पानी पीते ही दिया था हमारे तट पर, किसके साथ जाएं? कर्तवाच्य में सीधे सीधे जो करता है वही निर्धारित कर देगा। राम पढ़ेगा, पढ़ता है, और यही गीता होती तो पढ़ती, अपने आप ये बदलेगा। एक वचन होगा तो एक वचन, बहुवचन होगा तो बहुवचन। कर्म मिल, एक आध और डाल दीजिए। हिरण दौड़ता है, एक आध और डाल दीजिए। वह पढ़ता है। मैं गाता हूं, मैं गाता हूं। अगर मैं स्त्रीलिंग भी होता तो मैं गाती हूं लिखता। हाँ हाँ, एक लाइन और पूछा हुआ सवाल है। राजीव पुस्तक पढ़ता है। राजीव, इसमें एक नोट लगा दीजिए या नोटी नोट। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य सकर्मक एवं अकर्मक दोनों होता है। सकर्मक एवं अकर्मक दोनों होता, केवल कर्तृवाच्य है जो सकर्मक और अकर्मक दोनों है। कर्मवाच्य सकर्मक होता है, भाववाच्य अकर्मक होता है। कर्तवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है। तो सामान्यतः ऐसे आप देख जाएंगे कौन सा वाच्य है। अगर भाव और कर्म में फंसा हुआ तो ऐसे ही जान जाएंगे। कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक होगा, भाव हमेशा कर्मक होगा। देख करके आप जान जाएंगे। 4 चॉइस दिए रहते, वहीं से डिलीट इरेज करके आप सही आंसर पे आ जाएंगे। थोड़ा सा 2-4 प्रश्न इसको करने पड़ेंगे, किया जाएगा। एक और लिख दीजिए, भाववाच्य, कर्मवाच्य। कर्म की प्रधानता होती है। कॉमा, जिसके कारण क्रिया के लिंग, क्रिया के लिंग, वचन, जी जी कॉमा, लिंग, वचन, पुरुष का निर्धारण कर्म के अनुसार होगा। कर्म के अनुसार होगा। पतंग उड़ रही है। अब चाहे राम की पतंग होगी वह भी उड़ रही होगी, चाहे गीता की होगी वह भी उड़ रही होगी, चाहे राम और गीता दोनों की होगी तब भी उड़ रही होगी। पतंग उड़ रही है। अब राम की पतंग उड़ रही है, मोहिनी की पतंग उड़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। और राम और मोहिनी दोनों साथ, राम और मोहिनी की पतंग उड़ रही है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यहीं पे सब कुछ तय है, कर्म के अनुसार डिसाइड है। चाहे जो कर्ता लगाइए, चाहे जो लिंग का कर्ता लगाइए, चाहे जो वचन का कर्ता लगाइए, चाहे जो पुरुष का कर्ता लगाइए, क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिया कर्मवाच्य की क्रिया है। ये क्रिया एकदम फिक्स है, कर्म के अनुसार चलेगी।
अब वो जो प्रश्न हमसे पूछे थे गाय भैंस और बैल, अब हमारा हल हो जाएगा। नोट लगाइए, ये नोटी नोट। एक लाइन इसको लिख के छोड़ ही दे रहे हैं, नोट एक नोट यही लिख के छोड़ दे रहे हैं। उसमें दोनों बताए थे ना, इसी को बता दीजिए। कर्मवाच्य में वाक्य सकर्मक होता है। इसका एक उदाहरण लिख दीजिए, यही एक आध दो बार यही पूछे हैं ये। रोगी को दवाई दी गई। अब कर्ता कौन है इससे नहीं मतलब है, कौन दिया है, मोहन दिया कि सोहनी दिया, कई लोग मिलकर दवा दिए हैं, लेकिन अब फिक्स है, अब ये दी गई, अब दी गई का कुछ होगा नहीं, और इसको डाल दे। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। तो इसको यही रोक देते हैं। एक इसमें और बचा है,